गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कंप्लीट एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और मैं दिग्विजय सिंह हाजिर हूँ आप सभी के सामने पाचन तंत्र का तीसरा भाग लेकर। अब तक हमने पिछले दो भाग में हम लोगों ने पढ़ा था कि किस प्रकार हमारे मुख से जो भोजन है उसका अंतर्ग्रहण होने के बाद हमारी ग्रास नली से होते हुए यहाँ पे अमाशय तक पहुंचता है। अभी इसके बीच में जैसे भोजन जिस भी तरीके से गति करता है, जो भी प्रक्रियाएं होती है, क्रियाएं होती है, अभी तक हमने उसके बारे में जाना था। आज हम इसके आगे पढ़ेंगे जब भोजन हमारे अमाशय में प्रवेश करता है। हमारे अमाशय को यहाँ चित्र में आप देख सकते हो, हमारे अमाशय को बेसिकली तीन भागों में बांटा गया है। पहला होता है फंडस, दूसरा होता है कार्डियक, तीसरा होता है पाइलोरी। जो ये फंडस वाला भाग होता है, यानी कि जो ये ऊपर वाला भाग आप देख रहे हैं, यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले भोजन यहीं पे प्रवेश करता है। यहाँ पे HCl नामक अम्ल पाया जाता है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये जो अम्ल होता है बहुत ही अधिक सांद्र होता है। ये इतना अधिक सांद्र होता है कि अगर हाथ की इस तरफ आप डालते हैं तो दूसरी तरफ से हाथ को छेदते हुए बाहर निकल जाता है। फिर आप सभी के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि अगर इतना सांद्र अम्ल है तो हमारे अमाशय में सुरक्षित कैसे है? तो इसका भी एक रीजन है। जो ये आपकी अमाशय की जो आंतरिक दीवारें हैं, ये जो अमाशय की आंतरिक दीवारें हैं, ये श्लेष्मा की बनी होती है। श्लेष्मा यानी कि म्यूकस की, श्लेष्मा या म्यूकस आप कुछ भी कह सकते हैं, श्लेष्मा या म्यूकस की बनी होती है। जो क्या करती है, आपके जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है जो आपके अमाशय में बनता है उसको वहां पे सुरक्षित करके रखती है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का बेसिकली काम क्या होता है, आपके भोजन में जो भी जीवाणु उपस्थित है उनको मार देता है, ताकि जो आपके भोजन में जो भी जीवाणु या विषाणु जो भी उपस्थित है वो आपके अमाशय में ही मारे गए, आपकी अंतड़ियों तक ना पहुंचे। अगर ये आपकी आंतों तक पहुंचेंगे उसके बाद आप देखेंगे कैसे भोजन का अवशोषण होता है, और अवशोषण होने के बाद वो हमारे रक्त में प्रवेश कर जाएंगे और हमें पूरी तरीके से बीमार कर देंगे। इसलिए इनका आवश्यक होता है कि इनको जल्दी से जल्दी मार दिया जाए। तो ये जीवाणु या विषाणु जो भी होते हैं इनको मारने का काम अमाशय में हो जाता है, और ये काम करता है हमारे अमाशय में उपस्थित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसके अलावा जो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये जो अमाशय में है, ये पाचन के माध्यम को अम्लीय बनाता है। पाचन के माध्यम को अम्लीय बनाता है। एक चीज और होता है, यहाँ पे जो भोजन जब हमारे अमाशय में प्रवेश करता है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से मिलने के बाद वो और भी ज्यादा शांत हो जाता है, यानी और ज्यादा गाढ़ा हो जाता है। इसका एक उदाहरण के साथ चलते हैं। कई बार जब आप खाना खा रहे होते हैं और खाने के साथ साथ आपको उल्टी आ जाती है, उस समय आप देखते हैं जब आप नाक वगैरह से अगर कुछ निकल लेते हैं बाहर, तो आपके नाक में जलन होने लग जाती है। इसका एक छोटा सा रीजन यही है क्योंकि उसमें आपके भोजन में जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिल चुका है, इस वजह से आपको नाक में जलन होने लग जाती है। ठीक है। इसके अलावा आपका जो अमाशय है, इसकी आंतरिक जो भित्ति है, यहां से जठर रसों का स्त्राव होता है। जठर रसों का स्त्राव होता है, जिसमें आप देखेंगे अभी कि रेनिन और पेप्सिन जठर रस का स्त्राव होता है। ये जठर रस है जो प्रोटीन के पाचन में बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। ये जठर रस है रेनिन, और दूसरा होता है पेप्सिन। पेप्सिन जो है प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। ठीक है, हमारे भोजन में जो भी प्रोटीन उपस्थित है उसको पेप्टोन में बदल देता है आपका जो ये पेप्सिन है। और जो रेनिन है ये क्या करता है, जो दूध है उसके पाचन के लिए मुख्यतः रिस्पॉन्सिबल होता है। दूध में अगर और भी ज्यादा डीप में क्वेश्चन आता है तो ये भी लिखा सकते हैं कैसीन का पाचन। तो कैसीन का पाचन भी आपका रेनिन ही कराता है। कैसीन बेसिकली क्या होता है, आपके दूध में ही उपस्थित होता है। अब क्वेश्चन आता है अगर दूध का पाचन कौन करवाता है अमाशय में, तो भी उसका उत्तर रेनिन होगा। अगर क्वेश्चन आता है कि कैसीन का पाचन कौन करवाता है, उसका उत्तर भी आपका रेनिन होगा। यदि क्वेश्चन पूछता है कि छोटे बच्चों में जो बहुत अधिक मात्रा में दूध पीते हैं उनका पाचन में सबसे अहम भूमिका कौन निभाता है, तो इसमें भी आपका रेनिन होगा। रेनिन जो है छोटे बच्चों में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसका रीजन यही है कि छोटे बच्चे जो होते हैं वो भोजन के रूप में सिर्फ दूध पीते हैं, और उस दूध के पाचन के लिए आपका रेनिन ही रिस्पॉन्सिबल होता है। एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है
या आप एक बिंदु समझ सकते हैं इसको कि जो रेनिन है ये हमारे अमाशय में दूध को दही के रूप में बदलने का कार्य करता है। आपने छोटे बच्चों को देखा होगा, पीते दूध है लेकिन जब वो उल्टी करते हैं तो उसको दही के रूप में उल्टी करते हैं। इसका मेन रीजन यही है कि जो रेनिन है उस दूध को पाचन करके उसको पचा के किसमें बदल दिया है, पेप्टोन में, दही में बदल चुका है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा भोजन है वो देखिए, अभी तक हमने जो पढ़ा है उसको रिकैप कर लेते हैं एक बार। मुंह से हमने अंतर्ग्रहण किया, इसमें हमारे दांत जो थे उन्होंने भोजन को चबा चबा कर छोटे टुकड़ों में परिवर्तित किया। उसके बाद जो हमारे मुंह में लार उपस्थित थी, सलाइवा उपस्थित थी, वो भी भोजन के साथ मिक्स हुई और उसने भोजन को बोलस के रूप में चेंज कर दिया। ठीक है, इसमें जो लार ग्रंथि थी यहाँ पाचन सबसे पहले यहीं पे शुरू हो गया। उसके बाद जो आपकी ग्रास नली थी, यहाँ बीच में हमने ग्रसनी के बारे में पढ़ा था। ग्रसनी किस प्रकार कार्य करती है कि भोजन को ग्रास नली में भेजती है तथा श्वास को श्वास नली में भेजती है। इसके बाद क्या होता है कि आपका जो ग्रास नली के बाद ग्रसनी के बाद ग्रास नली में भोजन प्रवेश करता है। जब ग्रास नली में भोजन प्रवेश करता है, यहाँ पे क्रमाकुंचन यानी पेरिस्टालिक मूवमेंट की गति से भोजन धीरे धीरे नीचे से रखते हुए अमाशय तक पहुंचता है। ये हालांकि हमने अपने पिछली 2 वीडियो में इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट से जाकर उस वीडियो को जरूर देखें। अभी हम लोगों ने देखा कि अमाशय में किस प्रकार भोजन प्रवेश कर रहा है। यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है क्या भूमिका निभा रहा है। इसके अलावा यहाँ जठर ग्रंथि से स्रावित होने वाले जो भी रस थे, ग्रेन्युल और ट्रेप्सिन, उनकी क्या भूमिका रहती है। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे एक आपको यकृत दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पे जस्ट पीछे आप थोड़ा सा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये होता है यहाँ पे अग्नाशय। अब इन दोनों की बहुत अहम भूमिका हो जाती है जो भोजन प्रवेश करता है छोटी आंत, उसको हम अभी देख लेते हैं। जब भोजन प्रवेश करता है आपकी छोटी आंत में, यहां से लेके अब ये अमाशय से होते हुए सीधा आता है आपकी छोटी आंत में। जब छोटी आंत में भोजन प्रवेश करता है उस समय क्या होता है, आपके जो लीवर से बनता है पित्त, जो कि पित्ताशय में एकत्रित होता है, संग्रहित होता है, यहां से पित्त का स्राव होता है आपके छोटी आंत में। दूसरा चीज क्या होता है, यहाँ पे जो आपका अग्नाशय है, अग्नाशय से भी क्या होता है, कुछ एंजाइम का स्राव होता है जो पाचन में अहम भूमिका निभाती है। बेसिकली हम इन्हीं दोनों के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। ठीक, आपका जो लीवर है, लीवर का औसत भार होता है लगभग 1.5 किलो, यानी कि एक स्वस्थ मानव के अंदर लगभग 1.5 किलो के वजन का लीवर यकृत पाया जाता है। यकृत में क्या है, इसको अंग्रेजी में लीवर कहा जाता है। इसका वजन जो होता है लगभग 1.5 किलो होता है। जो लीवर होता है, इसकी कोशिकाएं इस प्रकार की होती हैं कि ये सेल्फ जनरेट कर लेता है। अगर आपका लीवर 75% में अगर डैमेज हो जाता है, इसको काट दिया जाता है, उसके बावजूद ये खुद को ग्रो करके अपनी वृद्धि करके दोबारा 100% पहुंच जाता है। तो सबसे अधिक तेजी से कोशिका विभाजन होता है आपके लीवर में। ये ध्यान देने वाली बात है, एग्जाम में कई बार पूछ लेता है। आपके लीवर में जो है पित्त नामक रस बनता है, पित्त नामक द्रव्य बनता है जो कि पित्ताशय में स्टोर रहता है, पित्ताशय में संग्रहित होता है। यहाँ पे आप हरे रंग के चित्र देख सकते हैं। यहाँ पे ये आपका पित्ताशय है। ये पित्ताशय जो है पित्त नामक द्रव्य को आपकी छोटी आंत में स्रावित कर देता है। ठीक है, जो वसा का पायसीकरण करने में मदद करते हैं। यहाँ पे शब्द आ रहा है पायसीकरण। पायसीकरण क्या होता है? पायसीकरण अपने आप में ज्यादा बड़ी चीज कुछ नहीं है। आप सरल भाषा में इतना याद रखिए कि जो वसा के जटिल कण है उनको तोड़ के सरल बनाना है, इसी क्रिया को पायसीकरण कहा जाता है। तो वसा का पायसीकरण कराता है हमारा जो ये पित्त नामक रस है, जो कि बनता कहाँ पे, यकृत में, और स्टोर कहाँ पे रहता है आपके पित्ताशय में। ठीक है, जो पित्त होता है ये क्षारीय होता है, क्षारीय यानी कि बेसिक इन नेचर होता है। ठीक है, अब ये क्या करता है, हमारे जो छोटी आंत में यहाँ की जो पाचन का जो माध्यम है उसको क्षारीय बना देता है। ठीक है, ये आप अगले चित्र में देख सकते हैं। यहाँ पे आपको अग्नाशय दिखाई दे रहा होगा, ये अग्नाशय।
अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि दोस्तों देखिए, वैसे हमारे शरीर में 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है, अंतःस्रावी, बाह्यस्रावी और मिश्रित ग्रंथि, जिसको हम आगे आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम जान लेते हैं मिश्रित ग्रंथि यानी कि पैनक्रियाज के बारे में, अग्नाशय के बारे में। अग्नाशय एक ऐसी ग्रंथि है जो एंजाइम का भी स्त्राव करती है और साथ ही साथ आपके हार्मोन का भी स्त्राव करती है। ठीक है, जैसे कि मिश्रित ग्रंथि जो है हार्मोन का स्त्राव करती है, उसका नाम होता है इंसुलिन। इंसुलिन वो हार्मोन होता है जो क्या होता है आपके शरीर के अंदर, आपके ब्लड के अंदर शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। अगर इंसुलिन की कमी हो जाती है आपके शरीर में तो आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो इम्बैलेंस हो जाता है और इस प्रकार आप जो है शुगर के मरीज बन जाते हैं। और जो हार्मोन का स्त्राव करती है एंजाइम का, ये 3 प्रकार के एंजाइम का स्त्राव करती है, जैसा कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं, अमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। अमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। अमाइलेज क्या करता है, हमारे भोजन में उपस्थित जो शर्करा है इसको माल्टोज में बदल देता है। अमाइलेज हमारे भोजन में उपस्थित शर्करा को माल्टोज में बदलने का कार्य करता है। जो ट्रिप्सिन नामक एंजाइम है ये क्या करता है, पेप्टोन को पेप्टाइड में बदलता है। अभी पेप्टोन कहां से आया, आपने तो प्रोटीन खाया था, आपने प्रोटीन खाया था ना, ये पेप्टोन कहां से आया, प्रोटीन जो आपने खाया था जिसका पाचन हुआ आमाशय में। यहाँ पे क्या होता है, जो आपका पेप्सिन नामक एंजाइम है, आपने ध्यान नहीं दिया क्वेश्चन, जो पेप्सिन नामक एंजाइम है प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। और अब ये जो प्रोटीन है, आई मीन जो ये पेप्टोन है, पेप्टोन को पेप्टाइड में बदलने का काम कर रहा है ट्रिप्सिन। कहाँ पे, छोटी आंत में। ये ट्रिप्सिन आ कहां से रहा है, ट्रिप्सिन कहां से आ रहा है, अग्नाशय से, यानी कि पैनक्रियाज से। जो तीसरा एंजाइम है लाइपेज। लाइपेज क्या करता है, जो पाइसीकृत वसा है उसको ग्लिसरॉल में बदल देता है। लाइपेज जो है पाइसीकृत वसा को ग्लिसरॉल में बदल देता है। पाइसीकृत वसा अभी हमने पढ़ा था, यानी कि वसा का सरलीकरण, वसा के जटिल कणों को तोड़कर सरल में बदल देना वसा का पाइसीकरण कहलाता है। अब जो सरल कण है वसा के, उसको क्या करना है, ग्लिसरॉल में बदल देता है। कौन, लाइपेज। कहां से स्रावित होता है, अग्नाशय से। ठीक है, इसी क्रम में भोजन जो है आगे प्रवेश करता है। ठीक है, हमारी छोटी आंत की जो नलिकाएं हैं इसमें आगे प्रवेश करता जाता है। हमारी छोटी आंत में दीर्घरोम पाए जाते हैं। दीर्घरोम यानी कि विली, ठीक है, रसांकुर भी इसे कहते हैं। रसांकुर क्या होता है, एक कुछ इस प्रकार की संरचना होती है। ठीक है, ये हमारी जो छोटी आंत है उसकी आंतरिक भित्ति में पाई जाती है। इनका मुख्य कार्य क्या होता है कि ये भोजन अधिक से अधिक इस पे रगड़ा के निकलता है। भोजन अधिक से अधिक इस पे रगड़ा के निकलता है ताकि इसमें अवशोषण में बेसिकली ये मदद करते हैं। ठीक है, छोटी आंत का एक जो है एंजाइम का थोड़ा सा मेरे से मिस हो गया, इसको वही हम देख लेते हैं। छोटी आंत की जो आंतरिक भित्ति है, यहाँ पे 4 प्रकार के एंजाइम स्रावित होते हैं। छोटी आंत की जो आंतरिक भित्ति है, यहाँ पे 4 प्रकार के एंजाइम जो है स्रावित होते हैं। पहला होता है इरेप्सिन। इरेप्सिन क्या करता है, पेप्टोन को पेप्टाइड में बदल देता है। पेप्टोन को पेप्टाइड में बदल देता है। माल्टेज क्या करता है, माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है। माल्टेज माल्टोज को ग्लूकोज में। सुक्रेज क्या करता है, सुक्रोज को ग्लूकोज में बदल देता है। और जो आपका लैक्टोज है वो ग्लूकोज को लैक्टेज में बदल देता है। ये चारों एंजाइम स्रावित होते हैं आपकी छोटी आंत से। ये चारों एंजाइम स्रावित होते हैं आपकी छोटी आंत से और ये निम्नलिखित पेप्टोन, माल्टोज, ग्लूकोज और सुक्रोज के पाचन में मदद करते हैं। छोटी आंत की जो औसत लंबाई होती है 6 मीटर की होती है और जो इसकी चौड़ाई होती है 2.5 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, और जैसे कि अभी हमने बताया आपको कि इसके आंतरिक भित्ति पे क्या है, विली पाई जाती है, यानी कि रसांकुर या दीर्घरोम पाया जाता है। अब जो भोजन का पाचन हो चुका है उसका अवशोषण करवाना होता है। जो रसांकुर, दीर्घरोम अथवा विली है, ये क्या होते हैं, इनकी संरचना इस प्रकार होती है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे बोर्ड पे हमने दूसरी तरफ भी बनाया हुआ है। इसमें क्या होता है, भोजन अधिक से अधिक इसकी सतह पे रगड़ा के जाता है, जिस वजह से क्या होता है, अधिक से अधिक भोजन का अवशोषण हो पाता है। जो पचा हुआ भोजन है उसका अवशोषण हो पाता है तथा जो अनपचा भोजन है
वो आगे आपके जो बड़ी आंत है वहां पे प्रवेश कर जाता है। अभी हम उसको चित्र के माध्यम से देख लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं चित्र में, ये जो आपकी बड़ी आंत है इसके जो नीचे वाला भाग है इसको सीकम कहा जाता है, इसको सीकम कहा जाता है। एंड ये जो निचला भाग है इसको रेक्टम कहा जाता है। बड़ी आंत में बेसिकली क्या होता है, अभी आपने हर चीज का पाचन पढ़ दिया, किस प्रकार का पाचन हो रहा है। एक चीज का पाचन आपने नहीं पढ़ा, पानी का। एक्चुअली क्या होता है, पानी का पाचन होता ही नहीं है, उसका सीधा अवशोषण कर लिया जाता है हमारी बड़ी आंत में। और इस प्रकार वो जो भी आपके पोषक तत्व है जिनका पाचन हो चुका है वो आपके रक्त में भेज दिया जाता है और रक्त उसको पूरे शरीर में लेकर उसका परिवहन करती है, ठीक है। और इस प्रकार हर कोशिका में जो है ऊर्जा पहुंचाती है तथा जो पानी है वो डायरेक्टली अवशोषित कर लिया जाता है। इसके अलावा बड़ी आंत में क्या होता है कि जो अनपचा भोजन है इसका हमारे शरीर से बहिष्करण कर दिया जाता है रेक्टम से, ठीक है। तो बड़ी आंत में इसी प्रकार के जो पाचन है वो समाप्त हो जाता है। इसी वीडियो में आपने देखा कि किस प्रकार पाचन मुख से आरंभ होते हुए और ग्रास नली, अमाशय, ठीक है, छोटी आंत बड़ी आंत से होते हुए किस प्रकार भोजन जो है, जो पचा हुआ भोजन है वो अवशोषित कर लिया गया है तथा जो अनपचा भोजन है किस प्रकार बहिष्कृत कर दिया जाता है। अगले वीडियो में हम और अगले चैप्टर के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ कंप्लीट एजुकेशन के साथ।